राहुल को घेर रही है, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल को दूसरा अंबेडकर बता रहे हैं। चुनावी समय आता है तो जाति की बातें लगती हैं। मान अपमान, पिछड़ापन, इतिहास, आरक्षण और जाति जनगणना, हक और भागीदारी की बातें होने लगती हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसी ही गलतियां दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के भागीदारी न्याय महासम्मेलन में याद आने लगी, जिनकी वजह से ओबीसी पर पुरानी सियासी लड़ाई को नया रंग मिल गया। एक गलती मैंने की, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। राहुल गांधी का ये बयान जहां बीजेपी को उनके ऊपर हमला करने का मौका देता है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को यहां तक कहने के लिए प्रेरित कर देता है कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा, तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे। अंबेडकर जी का अपमान, दलितों का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी के उदितराज कहते हैं कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। अरे भाई, पहले और ओरिजिनल और एक ही अंबेडकर जो इस देश में हैं, संविधान निर्माता, उनको अपमानित करने का काम किसने किया? किसने भारत रत्न से वंचित रखा? किसने 2 बार चुनाव हराए? किसने उनके संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया? किसने उनके विचारों के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात की? अब बात ओबीसी की आई है और जाति जनगणना के साथ ओबीसी की हिस्सेदारी और भागीदारी की आई है, तो एनडीए सरकार के दावे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों से ज्यादा काम किया है। तो वहीं कांग्रेस किसी तरह से केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले पर सवाल उठाकर अपनी उपस्थिति जताती हुई नजर आती है। जब पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी आरक्षण दिए थे, उसकी पुरजोर विरोध नेहरू जी ने किया था। उनकी सुपुत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी उसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन के खिलाफ है। घोषणा तो बहुत करती है ना मोदी सरकार, ये तो दिक्कत है इनके साथ। वास्तव में अब जनगणना की घोषणा करिए, कब होगा, किस आधार पे होगा और क्या मापदंड होंगे, सिर्फ लोगों की जाति जानने के लिए हम नहीं चाहते हैं। एक कॉलम में ऐड कर दीजिए कि किस जाति का, हमें पता है कौन किस जाति का है। बीएसपी की मायावती तो यहाँ तक कह गई कि अगर कांग्रेस ने शोषित और वंचितों की समस्या को समझा होता तो बीएसपी का जन्म ही नहीं होता। देश के करोड़ों शोषित, वंचित व उपेक्षित SC/ST समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी का ऐसा ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण रवैया लगातार रहा है, और जिस कारण ही इन वर्गों के लोगों को फिर अंततः अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा अपने पैरों पर खड़े होने की ललक के कारण अलग से अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यहाँ बनानी पड़ी है। दरअसल ये सिर्फ जाति के आधार पर हुए भेदभाव के इतिहास की बात नहीं है, बल्कि उस इतिहास की बुनियाद पर आजाद भारत में सालों से चली आ रही सियासत को वोट में कन्वर्ट करने की वही कवायद है। ओबीसी आदि आबादी का हिस्सा है, लिहाजा उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सियासत का अहम औजार बन जाती है, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी अपना हिस्सा तलाश रही है। भोपाल में इस समय नाम बदलने की सियासत तेज हो गई है। नवाब हमीदुल्लाह खान के नाम पर बने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के नाम बदलने को लेकर नगर निगम में एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसके बाद से इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार तेज हो गया है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में हमीदिया कॉलेज के नाम बदलने पर संग्राम, नवाबी दौर की इमारतों के नाम बदलने पर छिड़ी जंग, बदलेगा हमीदिया अस्पताल, स्कूल और कॉलेज का नाम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय नवाबी दौर की इमारतों के नाम बदलने पर सियासत तेज हो गई है। तकरार नवाबी दौर के हमीदिया कॉलेज और स्कूल के नाम को लेकर है। बीजेपी शासित भोपाल नगर निगम में
तीखी बहस के बाद दोनों इमारतों के नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हो गया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई और ये सियासी बहस राजा भोज तक पहुंच गई। 1952 में नवाब हमीदुल्ला खान ने ये बिल्डिंग दरबार हाल था जो उनका, वो सौंपी थी नगर निगम भोपाल को नगर निगम चलाने के लिए। हमीदिया कॉलेज जिसका नाम बदलना है, ये मिंटो हॉल में हुआ करता था और सन आज़ादी से पहले 1946 के अंदर हमीदिया कॉलेज स्थापित करा था नवाब हमीदुल्ला खान ने, और उन्होंने मिंटो हॉल दिया जिसको बाद में विधानसभा का स्वरूप दिया गया। उसके बाद जमीन नवाब की कोई भी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर नहीं थी। भोपाल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी वो राजा भोज की प्रॉपर्टी थी। राजा भोज ही भोपाल के मूल राजा थे और भोपाल की बसाहट और भोपाल की ये बड़े तालाब से निर्माण ये सब राजा भोज ने कराया था। तो नवाब ने तो एक तरह से राजा भोज, रानी कमलापति, इनकी संपत्ति को हड़पा था। दरअसल भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने हमीदिया अस्पताल कॉलेज और स्कूल का नाम बदलकर राष्ट्रभक्तों के नाम पर रखने की मांग उठाई थी। इसके लिए उन्होंने इस साल जून में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भी लिखा था और मांग की थी कि भोपाल में हमीदिया अस्पताल कॉलेज और स्कूल का नाम बदलकर राष्ट्रभक्तों के नाम से किया जाए। चूंकि निगम को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के नाम बदलने का अधिकार नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। नाम में क्या रखा है, मेरा काम देखो यारो। लेकिन आजकल काम के साथ नाम पर भी बहुत जोर होता है। शायद इसलिए भोपाल में हमीदिया नाम पर इतनी मशक्कत हो रही है। भोपाल में नवाब हमीदुल्ला के नाम से जुड़ी इमारतों को बदलने के लिए बीजेपी फुल एक्शन में है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का ये मामला गांधी और गोडसे तक पहुंच गया है। तकलीफ ये है कि 1929 में महात्मा गांधी को जब 526 रियासतें होती थी देश में राजा और नवाबों की, किसी राजा ने और नवाब ने जो है महात्मा गांधी को सरकारी मेहमान बना के बुलाया नहीं। नवाब हमीदुल्ला खान ने 3 दिन तक सरकारी मेहमान बनाया था, क्योंकि गोडसे को नहीं बुलाया तो भाजपा को तकलीफ है। एहसान फरामोश तो हमीदुल्ला साहब थे। अगर वो नहीं थे तो जब दुनिया के सारे राजा महाराजा अपनी अपनी रियासतों को भारत में विलीनीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ देश के तिरंगे को झंडा बुलंद करने के लिए सब आगे बढ़ रहे थे। भोपाल और हैदराबाद नवाबी तो ऐसे थे जो 2 साल बाद लेट हुए। इनका नवाब का और इनका जो इतिहास है वो दोगले का है, पीछे का बाहर करने का है। वो भारत की आजादी में तो नहीं थे, ये बात तो दुनिया को समझ लेना चाहिए। दरअसल गुरुवार को भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक थी, जिसमें बीजेपी पार्षद की तरफ से नवाब हमीदुल्ला खान को देशद्रोही बताते हुए हमीदिया कॉलेज और स्कूल का नाम बदलने के प्रस्ताव को रखा गया, जिसे परिषद ने पास कर दिया था। और इसी के बाद सदन में कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए और नाम बदलने की ये सियासत नगर निगम से विधानसभा तक पहुंच गई। ममता तिवारी। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के विमान की लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर में आग लगने की घटना आई है सामने, जिसके बाद अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट 3023 को टेक ऑफ के ठीक पहले रोकना पड़ा है। डेनवर फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई है जब बोइंग 737 मैक्स विमान डेनवर से मियामी के लिए रनवे 34L से उड़ान भर रहा था और आग लगते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई और 179 लोगों की सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। फ्लाइट को तुरंत रोक लिया गया है और दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इमरजेंसी गेट से एग्जिट की गई है यात्रियों के द्वारा, जहां पर यात्री गिरते पड़ते आप देखिए किस तरीके से एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। विमान से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा होगा और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपको तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा होगा। तुरंत हालांकि यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए विमान से बाहर निकले और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, बाकी सभी की हालत ठीक है। विमान में 179 यात्री जो है सवार थे। तो देखिए साल 2025 में जो लगातार विमान दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत में अहमदाबाद में जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद दूसरी घटना भी रूस से सामने आई थी, जहां पर एक और विमान जो है लैंडिंग के दौरान
अचानक से विमान क्षतिग्रस्त हो गया था और फिर अब ये तीसरी घटना सामने आ गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस यात्री विमान में अचानक से आग लग गई। ये तो गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, समय रहते लोग बाहर निकल गए और ये विमान हवा में नहीं था। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क पर खिलौने की तरह नाचती दिखाई दी। हम हादसे का वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। इस भयानक टक्कर के दौरान कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन आप ये तस्वीरें जरा देखिए। एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी किस तरीके से यह हवा में झूलती है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई टॉय कार हो, घूमती हुई, रेंगती हुई नजर आ रही है। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी की कि ड्राइवर काबू ही नहीं कर पाया। ये तो गनीमत रही कि इस दौरान यहां से कोई और गाड़ी नहीं गुजर रही थी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ये स्कॉर्पियो का स्टंट लग रहा है, लेकिन यहां पर ड्राइवर की साफ तौर पर बड़ी लापरवाही है कि कितनी तेज हाईवे पर गाड़ी चलाई जा रही है कि खुद से भी काबू नहीं कर पाया और डिवाइडर से टकराते हुए गाड़ी घूमती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है और ये बड़ी लापरवाही की तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर करीब 15-20 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। जानकारी के मुताबिक ढलान से गुजरते वक्त एक कंटेनर के अचानक से ब्रेक फेल हो गए और जब तक ड्राइवर कुछ कर पाता, कंटेनर आगे पीछे कई गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे जाता है और हादसे में फिलहाल किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे पर किस तरीके से 15-20 गाड़ियां टकराई हैं। ढलान पर कंटेनर के ब्रेक फेल हो गया अचानक से और इस दौरान ये घटना घटित हुई है। एक्सप्रेसवे पर 15 से 20 गाड़ियां थी जो एक एक करके टकराती चली गई। कंटेनर के ब्रेक फेल ढलान में जब हुए थे तब ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। सबरोज छांगुर के एक और अधर्म लोक पर बुलडोजर एक्शन। छांगुर के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी का घर जमींदोज। यूपी के बलरामपुर जिले से बुलडोजर एक्शन की आई ये तस्वीरें उस शख्स के घर की हैं जिसके ऊपर अवैध धर्मांतरण का सनसनीखेज आरोप लगा। बलरामपुर जिला प्रशासन के 2 बुलडोजर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण को पल भर में जमींदोज कर दिया। पहला दीवार गिरा दिया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में पहली दीवार गिर चुका है। देखिए यहाँ पर पहली दीवार गिर चुकी है। पहला दीवार गिरा दिया गया। दूसरा दीवार की तरफ देखिए लगातार बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध मकान बना हुआ है। आरोपी सरबोज का जो एफआईआर दर्ज है धर्मांतरण मामले में, जो 5वें नंबर का आरोपी है वो आरोपी सरबोज है। यूपी एटीएस ने बलरामपुर बस अड्डे से इसको गिरफ्तार किया सरबोज को कुछ दिनों पहले। दूसरे बुलडोजर से भी वार किया गया। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया। देखिए लगातार बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ। देखिए मकान पर लगातार बुलडोजर चलता हुआ। सबरोज अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग के सरगना छांगुर का भतीजा है और वो धर्मांतरण मामले में दर्ज एफआईआर में 5वें नंबर का आरोपी है। फिलहाल वो जेल में बंद है। सबरोज पर भी अपने चाचा छांगुर की तरह ही सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान खड़ा करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद बलरामपुर का जिला प्रशासन रेहरा माफी गांव पूरे दल बल के साथ पहुंचा और एक्शन शुरू कर दिया। जितने भी आरोपी हैं अगर उनका मकान अवैध बना हुआ है तो इसी तरीके से जमींदोज होगा। पहले छांगुर का हमने देखा आरोपी का, अब आरोपी सरबोज, तीसरा भी आ सकता है। देखिए सरकारी भूमियों पर जो भी अवैध रूप से कब्जे किए गए माफिया या अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा उनको सरकारी भूमि को निरंतर मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है और वो अभियान जारी रहेगा। सर जमींदोज हो चुका है पूरी तरीके से?
हाँ, ये पूरी तरह से टूट चुका है। सबरोज का ये मकान था जो सरकारी भूमि में बना हुआ था और ये टूट चुका है। और आपको मैं बता दूँ ये कि ये पैतृक गांव है उनका, और संवेदनशीलता के मद्देनज़र यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में फोर्स को भी लगाया गया है। एक कंपनी पीएसी लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने 4 थाने की फोर्स को लगाया है। एडिशनल एसपी स्वयं यहाँ मौजूद हैं और उनकी देखरेख में ये पूरी कार्रवाई हम लोगों ने संपन्न कराया है। बलरामपुर प्रशासन के मुताबिक जांच में धर्मांतरण के आरोपी सबरोज का मकान अवैध पाया गया था। उसे पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन जब उसने अपने अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया तो प्रशासन के बुलडोजर ने उसे थोड़ी ही देर के एक्शन के बाद हटा दिया। केवल आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का ही अवैध मकान धराशायी नहीं किया गया है, बल्कि उसके भतीजे आरोपी सरबोज का अवैध मकान को भी प्रशासन ने धराशायी कर दिया। इस वक्त हम बलरामपुर के रहरा माफी गांव में हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं जमींदोज हुई ये मकान, ये दरअसल सरबोज की ये मकान है। और इस मकान को आप देखिए, यहाँ पर मकान हुआ करता था, लेकिन अब केवल मलबा ही मलबा आपको दिखेगा। मलबा इसलिए दिखेगा क्योंकि ये मकान अवैध तरीके से बना हुआ था और सरकारी जमीन पर बना हुआ था जब ये जांच हुआ। और दरअसल जो सरबोज है, आरोपी सरबोज का जो नाम है वो धर्मांतरण मामले के आरोपी में 5वें नंबर पे है। तो यानी अभी बलरामपुर धर्मांतरण मामले में और भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकते हैं। छांगुर और जलालुद्दीन के मायालोक में कई ऐसे काल नेमी किरदार हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। जाहिर है आने वाले दिनों में पुलिस और ईडी ऐसे काले किरदारों का पर्दाफाश करेंगी और उन पर भी ऐसा ही एक्शन होगा। चुनाव से पहले ओबीसी पर राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी के ओबीसी पर हुई कांग्रेस की गलती वाले बयान को बीजेपी ने लपक लिया है और लगातार कांग्रेस और राहुल को घेर रही है, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल को दूसरा अंबेडकर बता रहे हैं। चुनावी समय आता है तो जाति की बातें लगती हैं। मान अपमान, पिछड़ापन, इतिहास, आरक्षण और जाति जनगणना, हक और भागीदारी की बातें होने लगती हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसी ही गलतियां दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के भागीदारी न्याय महासम्मेलन में याद आने लगी, जिनकी वजह से ओबीसी पर पुरानी सियासी लड़ाई को नया रंग मिल गया। एक गलती मैंने की, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। राहुल गांधी का ये बयान जहां बीजेपी को उनके ऊपर हमला करने का मौका देता है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को यहां तक कहने के लिए प्रेरित कर देता है कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा, तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अंबेडकर सिद्ध होंगे। अंबेडकर जी का अपमान, दलितों का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी के उदितराज कहते हैं कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। अरे भाई, पहले और ओरिजिनल और एक ही अंबेडकर जो इस देश में हैं, संविधान निर्माता, उनको अपमानित करने का काम किसने किया? किसने भारत रत्न से वंचित रखा? किसने 2 बार चुनाव हराए? किसने उनके संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया? किसने उनके विचारों के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की बात की? अब बात ओबीसी की आई है और जाति जनगणना के साथ ओबीसी की हिस्सेदारी और भागीदारी की आई है, तो एनडीए सरकार के दावे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों से ज्यादा काम किया है। तो वहीं कांग्रेस किसी तरह से केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले पर सवाल उठाकर अपनी उपस्थिति जताती हुई नजर आती है। जब पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी आरक्षण दिए थे, उसकी पुरजोर विरोध नेहरू जी ने किया था। उनकी सुपुत्री देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी उसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन के खिलाफ है।
घोषणा तो बहुत करती है ना मोदी सरकार, ये तो दिक्कत है इनके साथ। वास्तव में अब जनगणना की घोषणा करी है, कब होगा, किस आधार पे होगा और क्या मापदंड होंगे, सिर्फ लोगों की जाति जानने के लिए हम नहीं चाहते हैं। एक कॉलम में ऐड कर दीजिए कि किस जाति का, हमें पता है कौन किस जाति का है। बीएसपी की मायावती तो यहाँ तक कह गईं कि अगर कांग्रेस ने शोषित और वंचितों की समस्या को समझा होता तो बीएसपी का जन्म ही नहीं होता। देश के करोड़ों शोषित, वंचित व उपेक्षित SC/ST समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी का ऐसा ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण रवैया लगातार रहा है और जिस कारण ही इन वर्गों के लोगों को फिर अंततः अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा अपने पैरों पर खड़े होने की ललक के कारण अलग से अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यहाँ बनानी पड़ी है। दरअसल ये सिर्फ जाति के आधार पर हुए भेदभाव के इतिहास की बात नहीं है, बल्कि उस इतिहास की बुनियाद पर आजाद भारत में सालों से चली आ रही सियासत को वोट में कन्वर्ट करने की वही कवायद है। ओवैसी आदि आबादी का हिस्सा है, लिहाजा उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सियासत का अहम औजार बन जाती है, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी अपना हिस्सा तलाश रही है।